आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 70 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट संचयन के विरुद्ध सिद्धांत। संचयन अर्थात इकट्ठा करना, एकत्रित करना, संग्रह करना, जमा करना और कुल मिला के संचित करना। अब संचयन के विरुद्ध सिद्धांत जो बनाया गया है उसमें एक अंतरणकर्ता, एक भूस्वामी अपनी अचल संपत्ति किसी अंतरण ग्रहीता को अंतरित करता है और साथ में निर्देश देता है कि उस संपत्ति से होने वाली आय को वो संचित करे और इकट्ठा करे। तो विधि द्वारा बताई गई अवधि तक ही वो निर्देश मान्य होगा, उससे अधिक अवधि के लिए निर्देश मान्य नहीं होगा। यही संचयन के विरुद्ध सिद्धांत है। और वो जो अवधि जो विधि के द्वारा बताई गई है कि कब तक उस संपत्ति से मिलने वाली आय को इकट्ठा किया जाएगा, वो अवधि है या अंतरण के दिन से 18 साल तक। अटेंशन करिएगा कि जिस दिन अंतरण किया गया है उस दिन से लगा के 18 साल तक या अंतरणकर्ता के जीवन काल तक, जब तक वो जीवित रहता है, दोनों में से जो भी अवधि अधिक हो। एक बार वापस सुनिएगा कि अंतरण जिस दिन किया गया है उस दिन से लगा के 18 साल तक, या फिर दूसरी कंडीशंस, दूसरी अवधि इसमें बताई गई है कि जब तक अंतरणकर्ता जीवित रहता है तब तक, दोनों में से जो भी अवधि अधिक होगी तब तक के लिए निर्देश मान्य होगा, इससे अधिक की अवधि के लिए निर्देश मान्य नहीं होगा। आइए एक उदाहरण से इसे हम बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि सार्थक जो भूस्वामी है और अंतरणकर्ता है, वो अपनी अचल संपत्ति 1930 में मंथन को अंतरित करता है इस निर्देश के साथ कि वो इसकी आय को आने वाले 40 वर्षों तक संचित करके रखेगा। ठीक है, 50 साल तक हमने इसमें जो अवधि ली है 50 साल तक संचित करेगा। लेकिन अब विधि के अनुसार जो मान्य अवधि है उसे हम काउंट करते हैं। पहली अवधि है अंतरण से 18 साल तक। अब अंतरण किस दिन किया? 1930 में। तो आप सबसे पहले 1930 में 18 साल की अवधि को प्लस कर दीजिए। तो अगर हम 1930 में 18 साल प्लस करते हैं तो 1948 की जो हमारे पास अवधि आती है कि 1948 तक, जो पहली विधि के द्वारा बताई गई निर्धारित अवधि है। लेकिन दूसरी अवधि इसमें दी गई है कि अंतरणकर्ता के जीवन काल तक। अब मान लीजिए कि अंतरणकर्ता जो है, जो सार्थक है हमारे यहाँ पर भूस्वामी, वो यदि मान लीजिए कि उसका जो जीवन है या वो जो जीवित रहता है वो आयु है 1968 तक, यानी 1968 तक सार्थक जीवित रहता है। तो अब यहाँ पर 1968 तक, 1968 तक उस संपत्ति की आय को संचित किया जाएगा, उससे ज़्यादा के लिए नहीं। सो कुल मिलाकर के ये जो विधि के द्वारा अवधि बताई गई है तब तक ही किसी संपत्ति को अंतरित करके यह निर्देश संपत्ति लेने वाले व्यक्ति को संपत्ति देने वाला व्यक्ति दे सकता है कि मेरी जो संपत्ति आप प्राप्त कर रहे हो उससे जो आय होगी उसको आपको इकट्ठा करना होगा, संचित करना होगा, और वो अवधि विधि के अनुसार ही होगी, मनमानी अवधि नहीं हो सकेगी। आइए अब इसके जो आवश्यक तत्व हैं वो देखते हैं। पहला है कि अंतरण हो। जी हाँ, सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट्स बनता है कि कुल मिलाकर के अंतरण किया जाए, अर्थात संपत्ति एक व्यक्ति से निकल करके दूसरे व्यक्ति के हक में जाए। कभी कभी ऐसा होता है कुछ व्यवहार अंतरण के सदृश दिखाई देते हैं किंतु फिर भी अंतरण नहीं होते, जैसे कि पारिवारिक बंटवारा, निर्मुक्ति प्रलेख ले लीजिए, त्याग, समर्पण वगैरह ले लीजिए। तो यहाँ पर अंतरण होना आवश्यक है, यानी दो पक्षकारों के मध्य अंतरणकर्ता से निकल करके संपत्ति अंतरण ग्रहीता के नाम ट्रांसफर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन से अंतरण निर्देश के साथ। ये जो अंतरण किया जा रहा है, ये जो ट्रांसफर का व्यवहार किया जा रहा है, इसमें एक निर्देश दिया गया हो, एक डायरेक्ट एक निर्देश के साथ में अंतरण किया गया हो कि आय को इकट्ठा करना है। नेक्स्ट है ऐसा निर्देश अंतरित संपत्ति से होने वाली आय को संचित करने का, अर्थात निर्देश में व्यवस्था हो कि वो जो संपत्ति जो आपको दी जा रही है, अंतरण ग्रहीता को दी जा रही है, उससे जो भी आय होगी, जो इनकम होगी, उसे इकट्ठा करके रखा जाएगा। ऐसा निर्देश विधि के द्वारा निर्धारित अवधि तक ही मान्य होगा। जी हाँ, अटेंशन करिएगा कि वो अवधि होगी या तो 18 साल तक या अंतरक के जीवन काल तक, दोनों में से जो भी अवधि हो वहीं तक मान्य होगा। अर्थात मनमानी अवधि अंतरणकर्ता इसमें नहीं रख सकता है कि 40 साल तक आप इकट्ठा करना या 50 साल तक इकट्ठा करना। अगर इस प्रकार की अवधि अधिरोपित की गई है तो ऐसा अंतरण संचयन के विरुद्ध होगा और वो मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन है इसमें कि अंतरण विलेख की रचना। जी हाँ, जब भी 100 रुपये से ऊपर की संपत्ति को अंतरित किया जाता है, अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तो विधिक नियमानुसार यह अपेक्षा की जाती है कि एक विलेख की रचना की जाए, एक डीड बनाई जाए। सो अंतरण विलेख की रचना की जाएगी। नेक्स्ट, यदि अनिश्चित अवधि हेतु निर्देश दिया गया है तो ऐसा अंतरण मान्य
नहीं होगा। और नेक्स्ट है अतिरिक्त अवधि हेतु निदेश वैध नहीं होगा। ये तो थे इस धारा के आवश्यक तत्व। आइए अब हम इसके अपवादों पर बात करते हैं, एक्सेप्शंस। अपवाद अर्थात ऐसी परिस्थितियां जिसमें यह सिद्धांत लागू नहीं होगा, अर्थात अंतरणकर्ता या भूस्वामी अपनी इच्छानुसार सालों साल उस संपत्ति की आय को इकट्ठा करने का आदेश दे सकेगा और विधि द्वारा निर्धारित अवधि वहां लागू नहीं होगी। अब देखिए वो अपवाद कौन से। पहला, अंतरक के ऋण के भुगतान हेतु निर्दिष्ट संचयन। मान लीजिए भूस्वामी के ऊपर कोई ऋण है, अंतरकर्ता के ऊपर कोई ऋण दायित्व है, कोई भार है और उसे उस ऋण का वहन करना है, तो वह अंतरण ग्रहीता को अपनी संपत्ति अंतरित करते समय उस निदेश में ये आयु सीमा जो दी गई है विधि के द्वारा वो नहीं मान करके ये निर्देश देगा कि जब तक मेरा ऋण का भुगतान नहीं होता है तब तक आप इस संपत्ति से मिलने वाली आय को संचित करके रखोगे, इकट्ठा करके रखोगे। दूसरी कंडीशन से इसमें बता रहे हैं अंतरक के बच्चों और आगे की संतति के भरण पोषण के लिए। जी हाँ, कभी कभी किसी व्यक्ति को अंदेशा होता है या डाउट्स होते हैं कि क्या मेरे जो बच्चे हैं वो असमर्थ हैं, अभी मेजर नहीं है, माइनर है और आने वाले भविष्य में इनका कैसे भरण पोषण होगा, मेंटेनेंस कैसे होगा। तो सिर्फ इस डर की वजह से वो इस प्रकार का अंतरण करके ये निर्देश दे सकता है कि आप इससे होने वाली आय को इकट्ठा करके रखेंगे और इनकी आय से बच्चों का भरण पोषण और उनकी आने वाली संतति का भरण पोषण आप करोगे। तो वहाँ पर भी ये दोनों सीमा जो निर्धारित की गई वो लागू नहीं होगी। नेक्स्ट आता है अंतरित संपत्ति की परिरक्षा एवं देखभाल के लिए। जी हाँ, अंतरित संपत्ति, जिस संपत्ति का अंतरण किया गया, जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट मैटर है, उस संपत्ति को भी सालों साल रख रखाव करना होता है, उसे रिनोवेट करना होता है, उसकी परिरक्षा करनी होती है। यदि उसके रख रखाव के लिए भी उसकी आय से निर्देश दिया जाए कि आप इससे होने वाली आय को हमेशा इस संपत्ति के रख रखाव के लिए, इसकी परिरक्षा के लिए व्यय करेंगे, तो वहाँ पर भी ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।